नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं दिल्ली की खबर का, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की बैठक अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि श्रीकांत शर्मा, संदीप पाठक, तरुण चुग, हर्ष मल्होत्रा बैठक में मौजूद हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी बैठक में मौजूद है। रेखा वर्मा, बैजयंत पांडा, राजीव चंद्रशेखर भी इस बैठक का हिस्सा है। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया बैठक में मौजूद हैं, तो बिप्लब कुमार देव बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल बीजेपी की इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही खास तौर पर इस बैठक के जरिए फोकस इस बात पर रहेगा कि जेन जी और जेन अल्फा को किस तरीके से अप्रोच किया जा सके, उन तक अपनी आउटरीच को कैसे पहुंचाया जा सके। तो बीते कल वो तस्वीर भी हमने देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन और उनकी नई टीम के साथ में मुलाकात की थी और उन्हें ये मंत्र दिया था कि कैसे अपनी आउटरीच को बढ़ाना है। और इसी तर्ज पर आज ये बैठक बीजेपी की ओर से बुलाई गई है, तो जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसमें तमाम नए चेहरे जिनको इन्वॉल्व किया गया था और इसके अलावा जो तमाम अधिकारियों को शामिल किया गया है, इस टीम का हिस्सा बनाया गया है, वो सभी इस बैठक में इस वक्त मौजूद है। रेखा वर्मा, बैजयंत पांडा, राजीव चंद्रशेखर भी इस बैठक का हिस्सा इस वक्त बने हुए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि बैठक की शुरुआत तो हो चुकी है और ऐसे में उम्मीदें जरूर दिखाई दे रही हैं कि बीजेपी जो कंट्रोल अब चाह रही है कि कैसे जेन जी और जेन अल्फा को अट्रैक्ट किया जा सके, अपनी आउटरीच को बढ़ाया जा सके, तो इसको लेकर के आगे रणनीति किस कदर प्लान की जा रही है? देखिए, लगातार जिस तरह से पिछले कई दिनों से देश में अलग अलग जगह पे आंदोलन हुए हैं और लगातार एक मैसेज गया है, नैरेटिव तय हुआ है कि सभी तमाम लोग सरकार के खिलाफ है, खासतौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ से, केंद्र सरकार की योजनाओं के खिलाफ, उसको लेकर सवाल खड़े। इसलिए एक महत्वपूर्ण बैठक लगातार पिछले कल और आज से हो रही है। कल भी लगातार 3 बैठकें हुई, उसके बाद आज भी जो एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक का साफ तौर पर 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और साथ ही साथ 25 साल जो पूरे हुए हैं उसको लेकर सेवा संकल्प जो है कार्यक्रम रखा जाएगा, उसको लेकर चर्चा होनी है, रूपरेखा तैयार होगी। उसके अलावा आगामी राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी जो है चर्चा हो सकती है, संभव बताया जा रहा है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है जेन जी को किस तरह से आकर्षित किया जाए। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप देखेंगे कल बैठक में यह तय किया गया कि 5 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी जो तमाम राज्यों को मॉनिटर करेगी, तमाम इकाइयों को मॉनिटर करेगी और वो कोशिश करेगी कि अल्फा जेन और इसके अलावा जो जेन जी है उन तक कैसे पहुंचा जाए, कॉलेजों में कैसे पहुंचा जाए, उनसे कैसे बातचीत संवाद किया जाए और जो खास तौर पर जो योजनाएं हैं पिछले 13 साल में भारत सरकार की जो योजनाएं वो लोगों तक कैसे पहुंचाए, खासतौर पर जेन जी को उनके बेहतर जो योजनाएं उनके काम की है उनको बताया जाए और सरकार क्या कुछ उनके लिए काम करी, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव बताई जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो फोकस रहेगा वो आगामी 5 राज्य चुनाव को लेकर रहेगा और उन राज्यों में किस तरह से काम किया जाए और जो विपक्ष लगातार जो नैरेटिव बना रहा है उसको किस तरह से तोड़ा जाए, उसको लेकर चर्चा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बिल्कुल पंकज, साथ ही हमने ये भी देखा कि बीते कल छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी ने जब छात्रों से बातचीत की थी और उनकी समस्याओं को सुना और समझा था, और उसके अलावा उनका ये कहना था कि ये छात्राओं से बातचीत है। इससे पहले जो उनके 3 कार्यक्रम रहे उसमें उन्होंने तमाम छात्रों से बातचीत की, छात्र और छात्राएं दोनों थे, लेकिन इस बार की जो वार्ता थी खासतौर पर महिलाओं पर केंद्रित रहा। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी की ओर से मनुस्मृति का मुद्दा उठाया गया। अब इस बीच एक तरफ ये चुनौती जरूर है बीजेपी के लिए, जहां पर विपक्ष ने समर्थन किया था सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जेन जी का, और उसके अलावा जेन जी को अपनी तरफ खींचने का एक प्रयास था। राहुल गांधी लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वो जेन जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं उन कार्यक्रमों के जरिए। तो वहीं बीजेपी दूसरी तरफ जहां अपना रुझान बदलने की कोशिश में है, और आप भी ये बता रहे हैं कि जेन जी और प्लस जेन अल्फा पर भी उनकी निगाहें हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मास्टर स्ट्रोक की तरह बीजेपी इस पर अपना दांव चलना चाह रही है कि ना केवल जेन जी को साधना है, लेकिन आने वाले कई सालों तक उस आने वाली पूरी पीढ़ी को साधना है। देखिए, अगर सुरभि अगर आप देखेंगे जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था और
लगातार आंदोलन हो रहे थे और वो आंदोलन उग्र हो गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम में आए और जैनजी की तरह एक अपना ब्लॉग डालते नजर आए, उनसे बातचीत करने का, संवाद करने का प्रयास करते रहे। वो वीडियो खासा वायरल हुआ, लोगों ने समर्थन भी दिया। लगातार इसी तरह से तमाम जो है प्रधानमंत्री मोदी लगातार जब जैनजी से बात करते हैं उनके तरीके से बात करने लग गए। लेकिन अगर आप और देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब विशाखापट्टनम गए तो वहां भी उन्होंने तमाम जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके साथ अलग से संवाद किया, उनसे बातचीत, उनके साथ सेल्फी खिंचाई। इसी तर्ज पे आप बीजेपी के नेताओं को साफ तौर पे कहा गया कि आप सोशल मीडिया में, खासतौर पर इंस्टाग्राम में एक्टिव रहें, उन तमाम उनकी बातों को समझें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ संवाद स्थापित करें। और साथ ही साथ जो 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है उनसे भी कहा गया है कि आप लगातार दौरा कीजिए और उन तमाम विद्यालयों में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनकी समस्याओं को समझिए और उसका हल निकालने का प्रयास कीजिए और बताइए कि किस तरह से उनको और कनेक्ट किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उस बैठक में भी ये बात निकला था कि जो एक मिनिस्टर जो है एक यूनिवर्सिटी जाएगा उसको लेकर भी तय किया गया। तो ऐसे में अब तमाम मिनिस्टर भी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाएं, विजिट करें और लोगों से बातचीत करें और उनको बताएं कि किस तरह से भारत सरकार उनके लिए काम कर रही है, कौन किन किन योजनाओं को लेकर काम कर रही है, उनको जोड़ने की कोशिश की जाए। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो फोकस है वो जेनजी और जेनजी अल्फा के ओर है। क्यों? क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे कि जिनकी उम्र अभी 15 से 16 साल है वो आने वाले 2029 चुनाव के दौरान वो 18 साल के हो जाएंगे, तो वो एक बड़ा वोट बैंक तैयार होगा। तो ऐसे में लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी कि उनको किस तरह से आकर्षित किया जाए, उनसे बातचीत किया जाए और जो नाराजगी है उनको दूर करके उनको अपने खेमे में किया जाए। और यही लगातार इसी मुद्दे पे तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस भी लगातार इसी तर्ज पे लगातार बातचीत कर रही है और अब बीजेपी भी इसी तर्ज पे लगातार लोगों को आकर्षित करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम तय कर रही है। ठीक है पंकज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं अगली खबर है लखनऊ से, जहां गुलाब सिंह लोधी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद गुलाब सिंह लोधी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमन भी किया है। तो लखनऊ से यह खबर सामने आई जहां शहीद गुलाब सिंह लोधी को सीएम ने नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये उसी वक्त की तस्वीरें गुलाब सिंह लोधी के बलिदान दिवस के मौके पर उनकी मूर्ति के सामने पहुंचे हुए थे। शहीद गुलाब सिंह को नमन भी वो करते हुए दिखाई दिए। तो अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमन किया। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 23 अगस्त 1935 ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए गुलाब सिंह लोधी जी ने मात्र 32 वर्ष की उम्र में भारत की आजादी के लिए भारत के तिरंगे को, जो समय स्वाधीनता का एक प्रतीक था, उसे इसी पार्क में लहराने का काम किया था। कायर ब्रिटिश सर ने गुलाब सिंह लोधी जी के इस पराक्रम पर उन्हें गोलियों से भून दिया था। गुलाब सिंह लोधी बलिदान हुए, लेकिन भारत की स्वाधीनता का एक स्वर्ण पृष्ठ आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए। परिणाम था मात्र 12 वर्ष के बाद ही यह देश ब्रिटिश हुकूमत की दास्ता से मुक्त होकर के स्वाधीन हुआ। आज हम शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के
91वीं बलिदान दिवस के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं। उन्नाव में 1903 में एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर देश की आजादी का जो जज्बा उनके मन में था, उस जज्बे के साथ उन्होंने उस आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और लखनऊ में आकर देश की स्वाधीनता के लिए अपने आप को बलिदान किया। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव जिले में पार्क का नाम, स्वास्थ्य केंद्र का नाम, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम उस महान बलिदानी के नाम पर करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने उन सभी वहीं यूपी के मिड डे मील से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां आज यूपी के रसोइयों को सौगात मिलेगी। कैशलेस इलाज की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3,54,000 रसोइयों को इसका लाभ मिलेगा। कैशलेस चिकित्सा कार्ड देंगे सीएम योगी, तो रसोइयों को सम्मानित भी करेंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कैशलेस इलाज की सौगात देने की तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कर ली गई है और मिड डे मील में जो रसोई काम करते हैं उन सभी को ये लाभ दिया जा रहा है। 3,54,000 रसोइयों को अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभ पहुंचाने की तैयारी की है। कैशलेस चिकित्सा कार्ड देने की ये तैयारी योगी आदित्यनाथ की ओर से, तो रसोइयों को सम्मानित भी करेंगे सीएम और ये उनके लिए एक नई व्यवस्था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्पेस सेक्टर में काम कर रहे स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स से मुलाकात की, जिसमें कि भारत की तेजी से बढ़ते हुए प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के स्पेस सेक्टर को नई रफ्तार देने वाले स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स से मुलाकात की। ये बातचीत सुबह 10 बजे हुई। इसमें भारत के तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम पर चर्चा की गई और स्पेस टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे भी बातचीत में शामिल रहे। सरकार ने पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियां और स्टार्टअप्स के लिए खोला है। इसका असर भी दिखाई दे रहा है। देश में सैटेलाइट, रॉकेट, स्पेस डेटा और दूसरी आधुनिक तकनीकों पर काम करने वाले कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं। ऐसे में पीएम मोदी की आज की बातचीत को सरकार और स्पेस इंडस्ट्री के बीच अहम संवाद स्थापित हुआ है।
तो वहीं दिल्ली पुलिस पर भलसवा डेरी इलाके में हमला हुआ। आंखों में मिर्च का पाउडर डाल करके लाठी और डंडों से पीटा गया। बिना कागजात मिले बाइक को पुलिस थाने ले जाने से नाराज बाइक मालिक और उसके परिजनों ने यह हमला किया। तो ये तस्वीर दिल्ली पुलिस के सामने आई कि किस तरीके से उन पर पहले तो हमला किया गया, उनकी आंखों में मिर्च का पाउडर झोंका गया और उसके बाद उन्हें जमकर की लाठी और डंडों से पीटा गया। दिल्ली पुलिस पर जानलेवा हमला करने की ये कोशिश भलसवा डेयरी से सामने आई है। दिल्ली पुलिस पर भलसवा डेयरी इलाके में अचानक कुछ लोगों की ओर से हमला कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उन पर अचानक से कुछ लोगों की ओर से हमला कर दिया गया। पुलिस थाने ले जाने से नाराज बाइक मालिक और साथ ही उसके सहयोगी ने मिलकर के यह हमला किया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस की टीम किसी कार्रवाई को लेकर के पहुंची हुई थी और बताया जा रहा है कि पुलिस जब कागजात मांगने पर उतरी, कागजात न मिलने को लेकर के बाइक को पुलिस थाने ले जा रही थी, जिसके बाद से जिस व्यक्ति की यह बाइक थी और उसके परिजनों ने मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया। ये तस्वीरें कई सारे सवाल भी छोड़ती है कि जिस खाकी को इस वजह से बनाया गया ताकि वो लोगों की सुरक्षा कर सके और अपना काम कर सके, तो उनके काम में किस तरीके से कुछ लोग बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, ये उसी की तस्वीर एक सामने आई है। बताया जा रहा है भलसवा डेयरी इलाके का ये पूरा मामला, जहां पर पुलिस कार्रवाई के तहत में पहुंची हुई थी, लेकिन पुलिस पर ही कैसे लाठियां भांज दी गई कुछ लोगों की ओर से। दरअसल यहाँ ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि पुलिस उस बाइक पर कार्रवाई करने गई थी जिसके कागजात पूरे नहीं थे, लेकिन अचानक वहां मौजूद कुछ लोगों की ओर से और जिसकी बाइक थी उस व्यक्ति और उसके परिजनों ने मिलकर के पहले तो पुलिस की आंखों में मिर्ची झोंकने का काम किया और उसके बाद लाठी और डंडे लेकर के टूट पड़े। वहीं कानपुर देहात में सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन भी देखने को मिला। भाई और बहन को एटीएस ने हिरासत में लिया। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक जताया गया है। पाकिस्तान कनेक्शन की आशंका भी है। कानपुर देहात में बुधवार को हुई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की अचानक कार्रवाई से हड़कंप मचा। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 गांव में दिल्ली से पहुंची सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी कर एक सगे भाई और बहन को हिरासत में लिया। पूछताछ के लिए अपने साथ दिल्ली ले गई। हिरासत में लिए गए भाई की पहचान बाकर और बहन की पहचान उरूज फातिमा के रूप में बताई जा रही है। दोनों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के शक और पाकिस्तान कनेक्शन की आशंका के चलते जांच किए जाने की बात सामने आई। हालांकि अभी तक पुलिस या किसी सुरक्षा एजेंसी की ओर से आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को दोनों के मोबाइल फोन और डिजिटल गतिविधियों से कुछ संदिग्ध चैट मिलने की जानकारी है। साथ ही कुछ वित्तीय लेनदेन भी जांच के दायरे में बताया जा रहा है। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि दोनों किन लोगों के संपर्क में थे और पाकिस्तान में मौजूद लोगों से उनका किस तरह का संपर्क था। बताया ये भी जा रहा है कि 12 गांव के कई लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं और वहां रह रहे कुछ लोगों की जमीन भी 12 गांव में मौजूद है, जो अब शत्रु संपत्ति घोषित की जा चुकी है। कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर भी हड़कंप मचा हुआ है। खास बात यह है कि कार्रवाई की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी काफी देर से मिली। बाद में एटीएस कानपुर यूनिट के जरिए कानपुर देहात पुलिस को कार्रवाई की जानकारी दी गई। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां डिजिटल साक्ष्यों और संपर्कों की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का ये कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। अब नजर इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। तो वहीं बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल के जान देने का मामला सामने आया। हालांकि लड़की नाबालिग बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक किसी विवाद के बाद किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। ये खबर सुनकर प्रेमी ने भी जहर खा लिया, जिसके बाद से दोनों की मौत हो गई। वहीं खबर पाकर के पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी का गांव के ही 18 वर्षीय युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक ही इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। हालांकि दोनों ने जहर क्यों खाया, इसकी वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस सभी पहलुओं को थाने में ध्यान में रख करके मामले की जांच कर रही है।
तो बस्ती का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेमिका के जहर खाने के बाद प्रेमी ने भी जहर खाने का काम कर लिया। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही, ये अब तक पता लगाया जा रहा है। हरैया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 प्रेमी युगल ने जहर खा करके अपनी जान दे दी है। हालांकि दोनों की उम्र बेहद कम बताई जा रही है, यानी कि दोनों ही नाबालिग बताए जा रहे हैं। लेकिन अब इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही थी जिस वजह से इन दोनों ने जहर खाया। तो वही खबर अब सामने आई है गाजीपुर से, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जलस्तर 62.280 मीटर पहुंच गया है, जो चेतावनी बिंदु से 18 सेंटीमीटर ऊपर है, जो कि खतरे के निशान से गंगा अब महज 82 सेंटीमीटर नीचे है। जलस्तर में लगातार बढ़ाव को देखते हुए तटवर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों में खतरा बढ़ चुका है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम गाजीपुर जनपद के श्री बाबा जागेश्वर नाथ जी घाट पर हैं, जिसे गोला घाट भी कहते हैं। यह वही घाट है जहां केंद्रीय जल आयोग का मीटर गेज लगा हुआ है, जिनसे लगातार गंगा के जलस्तर को नापा जाता है। वर्तमान समय में गंगा का जलस्तर 62.28 सेंटीमीटर है, जो कि खतरा बिंदु से महज थोड़ी सी ही नीचे है और चेतावनी बिंदु से ऊपर है। हालांकि 24 घंटे पूर्व गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और गंगा के जलस्तर के बढ़ने की रफ्तार 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे। लेकिन वर्तमान समय में गंगा की बढ़ोतरी में गिरावट आई है, जो कि अब पिछले 12 घंटे से 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बढ़ते हुए बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड है और उसने अपनी सभी बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया है। यही नहीं, जिन गांवों में जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं, उनके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद और उन्होंने सभी को अलर्ट कर दिया। इसके साथ ही जिन लोगों के मवेशी बाढ़ के समय इधर उधर रखे जाते हैं, उनके लिए भी जिला प्रशासन ने चारे की पूरी व्यवस्था कर दी है। गाजीपुर से मैं प्रदीप शर्मा, न्यूज इंडिया। खबर रायबरेली से, जहां एक दलित व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। जगतपुर थाना क्षेत्र के चिचौली गांव में राम लखन का खून से लथपथ शव उसकी कुटिया में मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया यह जा रहा है कि राम लखन की हत्या धारदार हथियार से की गई। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी। पुलिस ने हत्यारों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की हैं। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस जल्द ही वारदात का खुलासा करने का दावा भी कर रही है। तो रायबरेली उत्तर प्रदेश का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर रायबरेली में दलित की हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि खून से लथपथ हालत में एक कुटिया के भीतर से राम लखन नाम के एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है और उसकी जो हत्या की गई थी वो एक धारदार हथियार का इस्तेमाल करते हुए किया गया। अगली खबर दरभंगा से, जहां पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी कि DMCH से सामने आया एक वीडियो अस्पताल की व्यवस्था और इंसानियत दोनों पर ही सवाल खड़े कर रहा है। वायरल वीडियो में एक लावारिस मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाने के बजाय अस्पताल का गार्ड उसका हाथ पकड़ करके जमीन पर घसीटता हुआ दिखाई देता है। वीडियो सामने आने के बाद से अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने घटना को बेहद ही दुखद बताते हुए कहा कि ऐसी तस्वीर सामने आने पर वो शर्मिंदा है। फिलहाल मरीज को ऑर्थो विभाग में भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है। उसके टूटे हुए पैर पर प्लास्टर किया जा रहा है, साथ ही दवा और भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मरीज अपनी पहचान बताने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। ऐसे में पुलिस की मदद से उसकी पहचान कराने की कोशिश जारी है। इस बीच एक खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां मिड डे मील से जुड़ी यह बड़ी खबर मानी जा रही है। आज यूपी के रसोइयों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। कैशलेस इलाज की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3,54,000 रसोइयों को मिलेगा लाभ।
कैशलेस चिकित्सा कार्ड देंगे सीएम योगी, तो रसोइयों को सम्मानित भी करेंगे सीएम। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां 3,54,000 रसोइयों को इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं अगली खबर है लखनऊ से, जहां गुलाब सिंह लोधी की बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और शहीद गुलाब सिंह लोधी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमन किया। तो गुलाब सिंह लोधी के बलिदान दिवस के अवसर पर जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गुलाब सिंह लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 23 अगस्त 1935 ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए गुलाब सिंह लोधी जी ने मात्र 32 वर्ष की उम्र में भारत की आजादी के लिए भारत के तिरंगे को, जो समय स्वाधीनता का एक प्रतीक था, उसे इसी पार्क में लहराने का काम किया था। कायर ब्रिटिश सर ने गुलाब सिंह लोधी जी के इस पराक्रम पर उन्हें गोलियों से भून दिया था। गुलाब सिंह लोधी बलिदान हुए, लेकिन भारत की स्वाधीनता का एक स्वर्ण पृष्ठ आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए। परिणाम था मात्र 12 वर्ष के बाद ही यह देश ब्रिटिश हुकूमत की दास्ता से मुक्त होकर के स्वाधीन हुआ। आज हम शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के 91वीं बलिदान दिवस के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं। उन्नाव में 1903 में एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर
देश की आजादी का जो जज्बा उनके मन में था, उस जज्बे के साथ उन्होंने उस आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और लखनऊ में आकर देश की स्वाधीनता के लिए अपने आप को बलिदान किया। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव जिले में पार्क का नाम, स्वास्थ्य केंद्र का नाम, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम उस महान बलिदानी के नाम पर करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश सरकार से इसी पार्क में लहराने का काम किया था। कायर ब्रिटिश सर ने गुलाब सिंह लोधी जी के इस पराक्रम पर उन्हें गोलियों से भून दिया था। गुलाब सिंह लोधी बलिदान हुए, लेकिन भारत की स्वाधीनता का एक स्वर्ण पृष्ठ आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए। परिणाम था मात्र 12 वर्ष के बाद ही यह देश ब्रिटिश हुकूमत की दास्ता से मुक्त होकर के स्वाधीन हुआ। आज हम शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के 91वीं बलिदान दिवस के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं। उन्नाव में 1903 में एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर तो यूपी के मिड डे मील से जुड़ी ये खबर सामने आई, जहां आज यूपी के रसोइयों को मिलेगी सौगात और कैशलेस इलाज की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं इस वक्त डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए हैं और उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है सुनवाते हैं आपको। हाथ उठा रहा पहुंचा दी हमने, ठीक है ना। हुई है वो, अब गाड़ी चली है, हुकूमत पहुंची है। अब जैसे लखनऊ चलो और जैसे है दिल्ली गए तो चली रही मोटर, ठीक है ना। मोटर चल रही कि नहीं चल रही। अब चिंता न करो, जितनी यह तुम्हारी बात हुई है, चिंता मत करो। अच्छा ये बताओ, कौन घर में बीमारी आ जाए, बीमारी कौन हो जाए, गंभीर हार्ट अटैक आ जाए, किडनी लीवर हो जाए, पेट दर्द हो जाए, कोई ऑपरेशन आ जाए, तो क्या होते रहे बताइए। तो पीछे ऊपर सब लोग हम बताई ना, प्रधान के यहाँ तो या कोनी के यहाँ जाए करे, गहने गुड़िया धर के गिरो, रुपया ले लो, कोई कहाँ बीमारी कहता है कि भगवान कोई कहीं बीमारी ना दे, लेकिन दे दे तो 5 लाख तक की गारंटी सरकार दे से कि नहीं। आज बताओ तनी, अब कौन टेंशन है बताओ हमका। भगवान बीमारी ना दे, लेकिन कार्ड धरा है। ये कार्ड नहीं, ये 5 लाख रुपया तक की गारंटी है। कौनी बीमार पड़ी है तो बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में फ्री में इलाज हो जाए। तुम्हारी मन की बात भाई कि नहीं भाई बताओ। अब 2 बातें हमारी सुन लो। ये तो तुम्हारी बात भाई, स्कूल बढ़िया बने, लड़का बढ़िया है, उनका ड्रेस मिली, किताबें मिली, जूता मोजा मिलो। जैसे घर में लड़का वैसे तुम्हारे लड़का, स्कूल वाले ठीक है ना, मिला सबको जूता मोजा कि नहीं बताओ तो। बढ़िया पढ़ाई हुई रही बढ़िया कि नहीं। और का कलप में यहाँ बाउंड्री बाल और कई मैया बेंचे पड़ गई हैं, फर्श बन गई, दीवालन पुताई उताई बढ़िया बन गई स्कूल की नहीं बताइए तनी। तो तुम लोग हाथ उठा के बता दो, जो लोग उंगली उठावत आई कि हमारे स्कूल नंबर 1 पर टॉप के बने, बजा दो ताली। सही कहे तुम तभी बजाए हो।
अब दो ही बातें कहे हम का केवल है। देखो ऐसा ना कि हम तुम्हारे संग तुम हमारे संग, तभी तो काम बनी है। बोलो ना, ऊपर वाले कहे शांत हो भैया, बैठवे करो, इंतजाम तनिक कम है। प्रमुख सचिव महोदय, ऊपर वाली हमारी जिज्जी खड़ी है ढेर सारी, बैठवे के इंतजाम कुछ कम है, तो इसकी नहीं हो, इनका सबका बढ़िया कुछ नाश्ता करवाओ, कुछ बनवाए हो, क्या बनवाए हो, क्या है पूरा भोजन इंतजाम कराई ना भैया, विभाग वाले बजा दो ताली इनके लिए भी। और पनीर वनीर है कि नहीं, बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया टाप का एकदम, ठीक है ना। बस मुख्यमंत्री जी बोले बस खाना शुरू, ठीक है। दो ही बातें तुमसे करीबा हम आज करी ना। देखो जैसे चुनाव में यहां आवत हैं और लड़कन के इम्तहान आए तो लड़का पढ़े में जुटे हैं, मास्टर पढ़ावे में जुटे हैं, तो हम लोगन के इम्तहान आए वाला है, पता है ना, पता है कि नहीं पता, ऊपर वाले बताओ ना। अब इम्तहान में तुम्हें क्या करबेक है, इम्तहान में तुम्हें क्या करबेक है, तुम्हें मशीन दबेबेक है, वोट वाली दबेबे है कि नहीं, बताओ तो नहीं क्या लोग। अब यही में गड़बड़ क्या है, अब हम सौदा सुलूक लेने जाते हैं बाजार, तब तो दुकानदार से 25 झंझट करते हैं, चावल पछोरना न पड़े, पछोरती हो कि नहीं, हम भाई टीवी में दिख रहा है, हम सूप भरे पछोरी की, ज्यादा कनकी ना होए, कहीं मैं भूसी ना भर दे दुकानदार, पछोरती हो कि नहीं। फिर एक एक चावल बिनती हो कि टूटे ना हो, दाल साफ हो, तो हरी तो नहीं आ गई, दाल कभी कभी हरी निकल जाती है, वो हरी दाल खाइबे में ठीक नहीं है, कर्री होती है, क्यों, यही है ना, बताओ ना। दुकानदार से 25 झंझट हम लोग करते हैं, दुकानदार चाहेगा कैसे ले जाओ सामान, हम बढ़िया सामान ढूंढ के लाते हैं, लौकी में नाखून लगाते हैं, पूंछ भिंडी की पूंछ तोड़ते हैं। अभी गर्मी में यहाँ मटुकी खरीदेंगे कहीं तो पानी डलवाएंगे, 25 बार टन टन बजाएंगे तभी खरीदेंगे ना, बोलो ना। मटुकी खरीदे सुराही, पानी भरे कुम्हार, फिर टन टन बजे तब कहीं चिटकी दरकी तो नहीं पता चले चिवती भाई चली जाए, क्यों, यही है ना। अब वोटन मेरा मौका आ गया तो देखो, जितना गांव का आदमी है तुलना जरूर करे कि 17 से पहले क्या था, 17 से पहले किसकी सरकार थी, और 17 से आज तक माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही है ना। अच्छा 17 से पहले गुंडवा गांव में रहा कि नहीं, बताइयो तनिक, रहा गुंडवा गांव में बंदूकें लेकर। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है, जिसमें श्रीकांत शर्मा, संदीप पाठक, तरुण चुग, हर्ष मल्होत्रा बैठक में मौजूद हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस बैठक का हिस्सा हैं। रेखा वर्मा, वैजयंत पांडा, राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद बताए जा रहे हैं, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया बैठक में मौजूद है। विप्लव कुमार देव भी बैठक का हिस्सा बने हुए हैं और इस वक्त इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस बैठक में कई मामलों को लेकर के चर्चाएं हो रही है, आगे की रणनीति पर भी फोकस किया जा रहा है। नई दिल्ली में जहां बीते कल ही यानी शनिवार के दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम से मुलाकात की और ये बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से 17 अगस्त को 65 सदस्यीय टीम घोषित किए जाने के बाद पहली मुलाकात रही थी प्रधानमंत्री के साथ में। बैठक पार्टी मुख्यालय में ही की गई थी, जहां पर प्रधानमंत्री ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ में पार्टी मुख्यालय में करीब 4.5 घंटे तक लंबा समय व्यतीत किया और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने चाय पर सभी पदाधिकारियों के साथ में चर्चा की और कुछ नेताओं ने अपने विचार भी उनके साथ में साझा किए। सभी के साथ पीएम ने एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। ग्रुप सेशन के फोटो की तस्वीरें भी सामने आई और आज की जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये बैठक बुलाई गई है नितिन नवीन की अध्यक्षता में और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्योंकि बीजेपी के नितिन नवीन और उनकी ओर से ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि खासतौर पर जेन जी और जेन अल्फा पर फोकस किया जा रहा है। आउटरीच अपनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, जेन जी और जेन अल्फा तक इस पर भी विचार विमर्श जारी है और कैसे अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि नितिन नवीन ने नई टीम को युवाओं के साथ लगातार संपर्क बढ़ाने को भी कहा है। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। 3 महत्वपूर्ण बैठक हुई है, परिचय बैठक, उसके बाद तमाम पदाधिकारियों के कामों को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मुलाकात की और सबसे महत्वपूर्ण कल जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई वो हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल पूरे होने को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
क्षेत्र जन के जो कार्यक्रम है उसको लेकर चर्चा हुई। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक है और ये विस्तार मुख्यालय है जहाँ पे बैठक हो रही है इस वक्त, और इस बैठक में तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, इसके अलावा तमाम नवनियुक्त पदाधिकारी वो भी इस बैठक पे मौजूद हैं। और बैठक का खास तौर पर एजेंडा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल जो कार्यक्रम पूरा कार्यकाल हो रहा है उसको लेकर ये बैठक है। और इस बैठक के बाद तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने अपने क्षेत्र पे किस तरह से जो इकाइयां बनी हैं, 7 लोगों की टीम बनी है, उनके साथ काम करना है और किस तरह से काम होगा उसको लेकर ये चर्चा हो रही है। और महत्वपूर्ण ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में अलग से भी एक बैठक हो सकती है, वो 5 राज्य चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों जो आगामी समय में चुनाव होना है उसको लेकर भी मंथन हो सकता है। कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज इंडिया, नई दिल्ली। कल से लगातार तो वहीं बदायूं में गंगा नदी के कटान और बाढ़ से कई गांव प्रभावित है और कदम नगला बरैलपुरा में हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे। पूरे गांव में पानी पानी घरों में अब भर चुका है। रहने खाने की भयावह स्थिति इस वक्त बनी हुई है। कई घर इस वक्त गंगा में समाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गंगा के लगातार कटान के कारण इस वक्त सैकड़ों बीघा खेती की जमीन भी अब कट चुकी है। गंगा का लगातार बढ़ता जल स्तर इस समय आमजन के लिए मुसीबत बन चुका है। इस समय हम मौजूद हैं भुंडी घाट पर और आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ गंगा का जो जल स्तर है वो कितना रौद्र है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे सामने कटान हो चुका है। पिछले 2 दिन में लगभग 100 मीटर से ज़्यादा गंगा बांध की तरफ आ चुकी है। और इधर सामने आप जो तटबंध देख पा रहे हैं ये वही तटबंध है। इसको अगर कोई क्षति होती है तो ये निश्चित है कि कई गांव, दर्जनों गांव जलमग्न हो सकते हैं और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर बाढ़ खंड की ओर से इस बार कोई प्रोजेक्ट लागू नहीं किया गया, ना ही राहत बचाव के अब कोई कार्य किए जा रहे हैं। लगातार जनता इस बात की मांग कर रही है। इस समय हमारे साथ कुछ लोग हैं ग्रामीण भुंडी के, उनसे हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है, उनका क्या कुछ कहना है। जी भैया, क्या नाम है आपका? रईस जी, क्या स्थिति है इस समय बाढ़ की या भुंडी घाट की? साहब स्थिति कहा करें, गाँव कदें जौरे बांध के आ चुकी है और जो हमारी मंग जा है बड़े बड़े बोरा लगन में चिरकन मट्टी आते हैं, जियो बैग और पत्थर वत्थर काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा, इस बार कुछ काम किया था बाढ़ खंड की? तो काम क्या करो, सब पैसा खाई है, सब पैसे खा गए। चलिए, और भी है हमारे साथ। भैया, क्या नाम है? अतर अली। क्या स्थिति है बाढ़ की? स्थिति बहुत दयनीय है और इस वक्त कभी भी गांव कट सकता है और बहुत ज़्यादा गांव समा चुके हैं इससे पहले भी, और बहुत नज़दीक गंगा है गांव के। बांध कुछ नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या है गांव के लोगों की कि यहाँ पे कोई मजबूत तरीके से काम किया जाए जिससे कि गंगा रुक सके, इसको कटान का रोका जाए। हाँ बिल्कुल। चलिए, और भी प्रधान जी, क्या स्थिति है इस समय कटान की और क्या हालात हैं इस समय? हालात तो इस समय कुछ कम है, आगे भयंकर इसमें हालात बिगड़ सकते हैं क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और कटान का कोई इंतजाम अभी नहीं हो पाया। अभी जब से कटान शुरू हुआ है तब से कितना जो है खेतारा इलाका कट गया है और क्या बांध से कितनी दूर है? कम से कम मेरे ख्याल से 150-200 की जमीन कट चुकी है। जो बांध की तरफ गंगा जी बढ़ रही है, जमीन काट रही है, और अगर 50 मीटर और कट जाए तो गंगा जी ही बांध तक पहुंच जाएंगी। अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी या आला अधिकारी आए? कल एसडीएम साहब आए थे, वो क्या करें देख के चले गए बेचारे, और कोई यहाँ तक नहीं आया। अच्छा, यहाँ क्षेत्र पे आपको जानकारी होगी कि और कौन से गांव हैं जो प्रभावित हैं जहाँ कटान हो रहा है? यहाँ प्रभावित हो रहे हैं सबसे ज्यादा गंगा पल्ली पर रैपुरा गाँव है, कदम नगला है, दल नगला है और जटा है। उधर ये ज्यादा प्रभावित हो, उधर पानी जो बाढ़ का गांव तक घुस गया है। जी, आप जिस तरह से तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि कदम नगला इस समय नाबाद होने की स्थिति में है। कई घर कट चुके हैं और कई लोग अपनी जो सामान है घर का वो लेकर दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने नजदीक ही दल नगला स्कूल पर उनको ठहराने का प्रबंध किया है, राहत सामग्री भी बांट दी है। बदायूं से न्यूज इंडिया के लिए प्रमोद गुप्ता। वहीं सीतामढ़ी के बेलसंड से एलजेपी रामविलास के विधायक अमित कुमार राणू के मुजफ्फरपुर स्थित घर पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस रविवार सुबह करीब 6 बजे विधायक के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि विधायक के भाई पर 20 अगस्त को अहियापुर थाना क्षेत्र में विवादित जमीन पर करीब 20 गाड़ियों के साथ पहुंचने का आरोप है।
इनमें कुछ गाड़ियों पर एलजेपी रामविलास के झंडे भी लगे थे। इसी मामले में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में शनिवार रात करीब 9 बजे चिनाब नदी में 3 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद से तीनों लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया। बचाए गए लोगों की पहचान मानिक, सुनील कुमार और अर्जुन सिंह के रूप में की गई है। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। समय रहते हुए कार्रवाई से 3 की जान बचाई गई है, जबकि एक बड़ी अनहोनी को जरूर टाला गया है। तो सेना, एसडीआरएफ, पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन इस दौरान देखने को मिला। चिनाब नदी के बीच फंसे हुए 3 लोगों को सुरक्षित यहां से बचा लिया गया।